आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन स्टॉक स्कैनर पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा है इंडिया में कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो दुनिया में अगर देखा जाए तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी बनी हुई है, जो कि तकरीबन आपका 3.75 ट्रिलियन के आसपास अभी हमारी इकोनॉमी है, जिसका कि लक्ष्य इसको 5 ट्रिलियन का रखा गया है, जो कि आने वाले साल में अचीव करने का टारगेट रखा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इकोनॉमी का साइज बढ़ता या घटता है तो उस तरीके से हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये भी काफ़ी हद तक इस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया इंपोर्ट के स्थान पे 6th लार्जेस्ट दुनिया में इंपोर्टर रहा है 2022 का, यदि हम आंकड़ा देखें तो उसी तरीके से अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ये हमारा दुनिया का जो 9वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो हमारा भारत देश है। तो इस तरीके से अगर इसके मैनेजमेंट में देखें तो क्या होता है कि जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं तो उसमें कंटेनर का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि कंटेनर के माध्यम से ही होता है। तो इसी कड़ी में इंडिया में एक नवरत्न कंपनी का नाम निकल के आता है जो है कॉनकोर। जी, हम बात कर रहे हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं, इसके कामकाज को भी जानेंगे, साथ ही साथ इसके फाइनेंशियल पर भी नज़र डालेंगे। तो देखिए, जो ये कॉनकोर है इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था कंपनी का, ये हुआ था आपका 1988 में, और जो इसने ऑपरेशन बिजनेस कमेंस कर लिया था वो 1989 से बिजनेस करना शुरू कर दिया था कंपनी ने, जो कि एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और इसको कंट्रोल किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। साथ ही साथ अगर इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक होती है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है कंपनी। अगर हम इसके फाउंडेशन की बात करें तो ये इंडिया की एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर नवरत्न कंपनी में आती है, जिसका कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इंडियन रेलवे के द्वारा किया जाता है। और एक तरीके से ये कंपनी लीडर है अपने फील्ड में, जो कि आपका कंटेनर और कार्गो लॉजिस्टिक सप्लाई सर्विसेज में इन्वॉल्व है। अगर इसके ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग की बात करें तो देखिए एक बहुत ही बड़ा इसके पास फ्लीट है, पूरा एक लार्जेस्ट कंटेनर फ्लीट है इसका कंपनी जो ऑपरेट करती है। तकरीबन 37,000 से ऊपर कंटेनर को ये कंपनी ऑपरेट करती है। जैसा कि आप जानते हैं एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और इंडियन रेलवे की सब्सिडी के रूप में काम कर रही है। साथ ही साथ अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है एफिशिएंट और रिलायबल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो कि कंपनी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके ऑपरेशंस की बात करें तो ये इनलैंड कंटेनर डिपोट्स और साथ ही साथ आपका कंटेनर फ्रेट स्टेशन, डोमेस्टिक कंटेनर टर्मिनल्स होते हैं पूरे हमारे कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री इसमें ऑपरेट करती है। और इसके अगर लोकेशन की बात करें तो ये हमारे सारे जितने भी पोर्ट्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल हब्स हैं या फिर जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उसके आसपास सिचुएटेड हैं, उसके आसपास इसके सारे एस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश्ड हैं। अगर हम कंपनी के प्राइम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मुख्य रूप से ये कंटेनराइजेशन और जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड होता है उसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के प्राइम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये कंपनी जो है वो प्रमोट करती है कंटेनराइजेशन, साथ ही साथ प्रोवाइड कराती है ये फैसिलिटीज़ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड दोनों के लिए। अगर इसके सर्विसेज की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा रेंज है इसका सर्विसेज का। तो इसमें ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी कंटेनर्स होते हैं उसके हैंडलिंग में हो या फिर आपका स्टोरेज में हो या फिर वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस हो या फिर कस्टम क्लियरेंस हो, तो कंपनी इस तरीके से सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। साथ ही साथ कंपनी का अगर मोटिव की बात करें तो ये क्रूशियल रोल प्रोवाइड करती है, जो कि आपका कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो कि रोड ट्रांसपोर्ट भी इन्वॉल्व होता है जिसमें। कंपनी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो भी इंटरनेशनल हमारा ट्रेड बढ़ रहा है उसमें कंपनी का एक महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है, और जिससे कि हमारा इंडिया इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर लॉजिस्टिक हैंडलिंग की बात करें तो कॉनकोर हमारी इंडिया की लॉजिस्टिक में लीडिंग लॉजिस्टिक कंपनी में आती है। का की स्पेशलाइजेशन है कार्गो मूवमेंट में, साथ ही साथ ये कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी मॉडल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के स्ट्रेंथ को देखें तो पिछले 2 सालों में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही साथ जो रिटर्न ऑन इक्विटी है उसमें पिछले 2 सालों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो उसमें भी 2 सालों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें ईयरली बेसिस पे तो जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है वो भी ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट मार्जिन कंपनी में ग्रोथ देखने को मिली है। अगर कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी के पास बहुत ही कम मात्रा में डेट है। साथ ही साथ अगर हम पिछले 2 क्वार्टर के रिवेन्यू को देखें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर पिछले 2 सालों के नेट प्रॉफिट को देखें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है।
अगर बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है कंपनी में 2 सालों में। साथ ही साथ कंपनी के पास जो प्रमोटर प्लेज है वो यहाँ पे 0 देखने को मिलता है। अगर कंपनी के वीकनेसेस को देखें तो म्यूचुअल फंड ने शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज़ किया है। साथ ही साथ अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर डिक्लाइनिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी अभी जनरेट करने में सक्षम नहीं हो पा रही है नेट कैश फ्लो को। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर तकरीबन 54% से ऊपर की शेयर होल्डिंग पे बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे 12% से ऊपर देखने को मिलती है। अगर एफआईआई की बात करें तो यहाँ पे 22% से ऊपर एफआईआई की होल्डिंग है। साथ ही साथ अगर पब्लिक की बात करें तो 3.7% से ऊपर पब्लिक की होल्डिंग बनती है। अदर्स को देखें तो यहाँ पे 6.9% से ऊपर अदर की होल्डिंग है। अब जो मेजर प्रोमोटर होल्डर्स हैं या फिर एफआईआई और डीआई के रूप में जिन्होंने होल्ड किया है, अगर उसकी बात करें तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा तो वो यहाँ पर प्रमोटर के रूप में 54% से ऊपर शेयर होल्डिंग है। साथ ही साथ 1.1% जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है उसने एफआईआई के रूप में होल्ड किया है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो डीआई के रूप में 2.5% होल्डिंग है। साथ ही साथ अगर एलआईसी की बात करें जो डीआई के रूप में 2.4% होल्डिंग के साथ बनी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड की बात करें तो इन्होंने भी 2.3% का यहाँ पे पोजीशन बना रखा है। एनपीएस ट्रस्ट की बात करें तो ये भी यहाँ पे 2% की होल्डिंग के साथ बने हुए हैं। अगर एसबीआई फ्लेक्सी कैप की बात करें तो ये भी यहाँ पे 1.5% से पोजीशन पे बने हुए हैं। अगर डीएसपी मिड कैप फंड की बात करें तो ये भी यहाँ पे 1.2% की होल्डिंग के साथ बने हुए हैं। आइए नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। तो अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर को अगर हम इवेलुएट करें तो सितंबर 22 से दिसंबर 22 और फिर मार्च 23 में यहाँ पे आपको देखा जाए तो 17 करोड़ से ऊपर का इम्प्रूवमेंट जो पिछले 2 क्वार्टर है उसमें देखा गया है। साथ ही साथ अगर हम रिसेंटली क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 177 करोड़ से ऊपर का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे अगर पिछले 3 क्वार्टर को देखा जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, जो कि यहाँ पे पिछले सितंबर 22 से दिसंबर 22 को देखा जाए तो तकरीबन 6 करोड़ से ऊपर का इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर पिछले रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर 22 से मार्च 23 में यहाँ पे 18 करोड़ से ऊपर का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम ईयरली बेसिस पे पिछले 3 सालों का रिवेन्यू की बात करें तो ईयरली बेसिस पे बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है कंपनी में, जो कि अगर हम बात करें मार्च 21 में से मार्च 22 के बीच में तो यहाँ पे 1187 करोड़ का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और अगर रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो रिसेंट क्वार्टर में भी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट जो कि तकरीबन 569 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है पिछले 2 क्वार्टर में। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 500 करोड़ से 1000 करोड़ के आसपास तो बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले नेट प्रॉफिट में भी, जो कि तकरीबन 559 करोड़ से ऊपर का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर रिसेंटली क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे मार्च 22 से मार्च 23 के बीच में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे उछाल देखने को मिला है, जो कि तकरीबन 106 करोड़ से ऊपर का निकल के आता है। तो इस तरीके से आप चार्ट पैटर्न के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक स्टेबल देखने को मिलता है रेवेन्यू भी और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का। बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे फरवरी 2023 में देखने को मिला है 4 रुपये का। उससे पहले नवंबर 2022 में देखने को मिला है 3 रुपये का। साथ ही साथ अगर हम बात करें सितंबर 2022 की तो यहाँ पे 3 रुपये का फाइनल डिविडेंड देखने को मिला है। उससे पहले फिर 2022 में अगस्त में और फिर उससे पहले फरवरी 2022 में देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं बोनस की। तो 1:4 का लेटेस्ट बोनस आपको 2019 में देखने को मिलता है। हालांकि अभी रिसेंटली ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन 2019 की बात करें तो 1:4 का बोनस है। साथ ही साथ अगर 2017 की बात करें तो 1:4 का, 2013 में 1:2 का और 2008 में 1:1 का बोनस देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं स्प्लिट की। तो यहाँ पे 10 और फिर 5 न्यू फेस वैल्यू का स्प्लिट देखने को मिल जाता है। आइए नजर डालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का वो तकरीबन 25% से ऊपर निकल के आती है। और साथ ही साथ अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 13% से ऊपर नेट प्रॉफिट मार्जिन बनता है कंपनी का। साथ ही साथ अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 13% से ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के भी अच्छे खासे यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिले हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो ये भी 8% से ऊपर है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3% से ऊपर यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी मिलता है। साथ ही साथ अगर ईपीएस की बात करें तो 17 रुपये से ऊपर यहाँ पे ईपीएस देखने को मिलता है। अगर वैल्यूएशन रेशियोज़ में आए तो पी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे 35.80 का पी रेशियो देखने को मिलता है। उम्मीद है हमने सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।